एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम कवर करेंगे 19 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच जोन रिसीव्ड मैक्सिमम शेयर ऑफ कंप्लेंट्स अंडर द ओम्बड्समैन स्कीम्स एज पर द रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट। तो आरबीआई की रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा ऐसा जोन है जहां से मैक्सिमम कंप्लेंट सामने आई हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ने विटनेस किया है 22.27% का राइज कंप्लेंट्स में। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं अप्रैल 2020 से लेके अब तक मार्च 2021 तक, तो हमने देखा कि 22.27% का इंक्रीमेंट था कंप्लेंट्स में। ठीक है, और याद रखिएगा कि चंडीगढ़, कानपुर और दिल्ली में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई थी। इसके अलावा जो नॉर्थ जोन है हमारा, वहाँ पे मैक्सिमम शेयर था कंप्लेंट्स का, मतलब टोटल का 43.1%। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स थी हमारे वेस्ट जोन में एंड आफ्टर दैट साउथ जोन में। ईस्ट जोन की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबसे कम कंप्लेंट दर्ज हुई थी। ठीक है, तो क्या रीज़न थे इन कंप्लेंट्स के? फॉर एग्जांपल सबसे पहले एटीएम और डेबिट कार्ड्स, उसके बाद मोबाइल बैंकिंग के साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए थे और क्रेडिट कार्ड के साथ। ठीक है, अब साइड न्यूज़ कुछ देख लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने 31,000 कंप्लेन रिसीव की थी अगेंस्ट वुमेन, और ये 30% राइज है अगर हम 2020 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसमें से हाफ ऑफ द कंप्लेंट्स, मतलब 50% कंप्लेन कौन से स्टेट से थी? उत्तर प्रदेश से। और क्या रीज़न थे इन कंप्लेंट्स का? तो सबसे पहला रीज़न जो सबसे ज़्यादा देखा गया इन सारी ही शिकायतों में, वो ये था कि जो वुमेन का राइट होता है, मतलब राइट टू लिव विथ डिग्निटी, और उनका जो भी राइट होता है इमोशनल अब्यूज़ को लेके, उसका बहुत ज़्यादा हनन किया गया था। मतलब सबसे ज़्यादा वही एक्सप्लॉइट हुआ था। उसके बाद सेकेंड रीज़न था डोमेस्टिक वायलेंस, और थर्ड रीज़न था डाउरी हैरेसमेंट, मतलब डाउरी से रिलेटेड केसेस। ओके, इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा था कि आरबीआई ने अपने अंदर एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया है और जिसका नाम क्या दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। क्यों? ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके इन द फिनटेक सेक्टर। ठीक है, तो एक्चुअली एक तरह से डिपार्टमेंट हेल्प करेगा पॉलिसीज में आरबीआई की फॉलोअप कराने में। ओके, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि आरबीआई ने हाल ही में कौन सा डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, तो आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि हाल ही में इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। किसमें? थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 के अंतर्गत। ओके, और यूपी के बाद सेकेंड स्टेट कौन सा था? राजस्थान, और थर्ड था तमिलनाडु। तो ये याद रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद इंडिया। तो एक्चुअली इंडिया और यूके ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, और एम क्या हो जाएगा? एम है कि हमें ट्रेड को डबल करना है। किस साल तक? 2030 तक। अभी एक्चुअली दोनों के बीच का ट्रेड $50 बिलियन पर ईयर के हिसाब से है, और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि वो अब और ज़्यादा काम करेंगे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पे, इनको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अब यूके की बात करें तो पिछले दिनों इन्होंने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव जिसका नाम था बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। क्या था इस कैंपेन में? एक्चुअली ये एक तरह से रिव्यू कर रहा था कि जो भी एडल्ट स्मोकर्स हैं, मतलब जो सिगरेट पीते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ की यंग जनरेशन के ऊपर, यानी कि जो लगभग टीन एज में हैं उनके ऊपर। और ये पाया गया था कि 4.9% ऑफ द टीनेजर्स, मतलब जो भी टीनेज हैं उनमें से 4.9% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स से इस आदत को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब अगर उनके पेरेंट्स सिगरेट पीते हैं तो वो भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस कैंपेन का बेसिक
मोटो ये था कि रिक्वेस्ट कर रहे थे वहाँ के लोगों से टू क्विट स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड ने अपना गोल सेट किया है कि वो स्मोक फ्री कंट्री बन जाएगी कब तक, बाय 2030, मतलब 2030 तक इनके यहाँ पे कोई भी स्मोकिंग नहीं करने वाला है। ओके, इसके अलावा हमने देखा था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है वाडा, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था जो कि बेस्ड थी रूल वायलेशंस के ऊपर, मतलब कौन सी कंट्री ने कितने रूल वायलेट किए हैं। ठीक है, तो इंडिया टॉप 3 में आ चुका है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और ज़्यादातर ये वायलेशंस देखे गए थे बॉडी बिल्डिंग में, वेट लिफ्टिंग में और एथलेटिक्स में। ठीक है, और जो टॉप कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा रूल्स को वायलेट किया था वो थी रशिया। इनके टोटल वायलेशंस 167 थे। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था इटली, इनके थे 157, और थर्ड थी हमारी इंडिया। उसके बाद फोर्थ थी ब्राज़ील, इनके 78 थे, और फिफ्थ प्लेस पे थी ईरान, इनके थे 70। तो ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसे बता रही हूँ डेटा से। आपको याद रखना है टॉप कौन था और इंडिया कौन सी रैंक पे थी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू डेवलप केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो कौन सी कंपनी है जिसने अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को लेके? तो आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अफ्रीका 50 के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। किस बेसिस पे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे। एक्चुअली जो अफ्रीका 50 है ये एक अफ्रीका का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, और एक बार ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन केनिया में, और अफ्रीका का पहला ट्रांसमिशन लाइन बन जाएगा जो कि फाइनेंस किया गया था विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया का सोलर पावर प्रोड्यूसर नेम्ड एज अज्योर पावर, इन्होंने अपना लार्जेस्ट प्रोजेक्ट कमीशन कर लिया है जो कि 600 मेगावाट सोलर पार्क है। कहाँ पे? राजस्थान स्टेट में। ठीक है, ये एक्चुअली है बीकानेर में, और ये अब सप्लाई करेगा पावर किसको? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 25 साल के लिए। ओके, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि वर्क करती है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एसईसीआई ने बिड के लिए इनवाइट किया था। क्यों? क्योंकि इन्हें इंस्टॉल करना था 1000 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, और ये क्यों करना था? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे किस साल तक? 2030 तक, और इसी के साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जर्मनी ने कुछ दिन पहले वर्ल्ड की पहली सेल्फ ड्राइविंग, मतलब उसमें ड्राइवर नहीं होती है, ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च की थी। कहाँ पे? हैम्बर्ग सिटी में, और ये पार्ट था इनके $70 मिलियन डिजिटल रेल जर्मनी मॉडर्नाइजेशन प्लान का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग मतलब ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ पे लॉन्च की गई थी? आंसर हो जाएगा जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द हेड ऑफ द वर्किंग ग्रुप सेट अप टू स्ट्रेंथन टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सर्विसेज? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन मॉनिटरिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया से कहा है कि वो रिलीज करें अपनी व्यूअरशिप रेटिंग को इमीडिएट इफेक्ट के साथ, और इसके लिए मिनिस्ट्री ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसके चेयरमैन हैं शशि शेखर वेम्पति। ये एक्चुअली डिफरेंट एस्पेक्ट को चेक करेगा टीआरपी के और उसकी सर्विसेज को। ठीक है, अब यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो भी अभी हाल ही में रिसेंटली अपॉइंटेड लोग हैं, मतलब जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, उनको एक बार क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गैब्रियल बोरिक, ये बन गए हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट किस कंट्री के? चिली के। इसके बाद वीएस पठानिया ने चार्ज ले लिया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। देन विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं हमारे नए चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड के। इसके अलावा मिस्टर बलदेव प्रकाश हैं हमारे एमडी और सीईओ किसके? जम्मू कश्मीर बैंक के। देन मिस्टर अनुपम रे, ये बनने वाले हैं हमारे नए एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के। इसके अलावा याद रखिएगा वासुदेवन पीएन, जो कि ऑलरेडी एमडी थे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। और विक्रम मिश्री
ये अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में थे क्योंकि ये अपॉइंट हो गए हैं एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इसके अलावा राधिका झा बन गई हैं CEO किसकी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की। अब दो नाम याद रखिएगा, विजय राज और वरुण शर्मा। कौन है ये दोनों लोग? इनको एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है किसका, ईज माई ट्रिप का। अब आपको बताना है एडिडास का जो एक कैंपेन है स्टे इन प्ले, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्रू कैपेसिटी ऑफ द गगनयान प्रोग्राम। तो जैसे कि हमने बात की थी, इसरो ने अपने प्लान्स बता दिए हैं कि वो 2022 में क्या क्या करने वाले हैं। उसके अंतर्गत ये भी था कि हम गगनयान लॉन्च करने वाले हैं। तो इसकी क्रू कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने लोग जाएंगे? आंसर है 3। तो एक्चुअली इसरो ने हाल ही में कंडक्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट फॉर दिस गगनयान प्रोग्राम। और कितने टाइम के लिए? 720 सेकेंड्स के लिए। और ये टेस्ट कहाँ हुआ था? इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स में, जो कि है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। तो अब ऐसा नहीं कि इंजन अब रेडी है, इसको 4 और टेस्ट के लिए अभी रखा गया है। 4 टेस्ट और होंगे इसमें। टोटल कितने टाइम के लिए? 1180 सेकेंड के लिए। ओके। इसके अलावा याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में तमिलनाडु को हराया है, किस लिए? विजय हजारे ट्रॉफी के लिए। और ये कहाँ इवेंट हुआ था? ये हुआ था जयपुर में। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि साउथ कोरिया ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम था KSLV-2 नूरी रॉकेट, और ये मिशन फेल हो गया था। क्यों? एक्चुअली हीलियम टैंक जो इसका था वो बहुत ज़्यादा लूज था, और ऑल्दो तीनों स्टेजेस रॉकेट के काम कर रहे थे और ये इसको लेके गए थे 700 किलोमीटर तक, लेकिन मिशन फेल हो गया क्योंकि जो 3rd स्टेज का इंजन था वो जलना बंद हो गया था सिर्फ 46 सेकेंड पहले। मतलब अगर 46 सेकेंड तक वो और जलता तो फिर इनका मिशन कंप्लीट हो जाता। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नूरी रॉकेट कौन से कंट्री का है? याद रखिएगा, साउथ कोरिया का। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में एक रेलवे बॉर्न मिसाइल को टेस्ट किया है। ठीक है, तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि रेलवे बॉर्न मिसाइल कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। आंसर है नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। तो कौन सी ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो कि हमसे ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदने वाली है? आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस ने $374 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है इंडिया के साथ कि वो ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदेंगी इंडिया से। ब्रह्मोस की बात हमने कल भी की थी। ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है और इसको आप हर तरह से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या फिर ज़मीन से। अब इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा था कि DRDO ने फ्लाइट टेस्ट किया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। ठीक है, और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि डिराइव कहाँ से किया गया है? नाग के ATGM से। ठीक है, और हमने ये पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि रशिया ने डेवलप किया है TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, जिसको हम वाइट स्वैन के नाम से भी जानते हैं, और हाल ही में इसका डेब्यू फ्लाइट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। और रशिया की बात करें तो कुछ दिन पहले इन्होंने एक और टेस्ट किया था, किसका? जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, और ये नेवल और ग्राउंड दोनों तरह के टारगेट को हिट कर सकता है। देखिए, फिलीपींस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि फिलीपींस ऐड हो गया है FATF की ग्रे लिस्ट में। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। और इनका काम क्या है? ये स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं कि कोई भी कंट्री टेररिज्म को बढ़ावा ना दे सके, साथ ही साथ उनकी फाइनेंसिंग ना कर सके। ठीक है, मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग करके और किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को अपने यहाँ पे सेव नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी नज़र में आ जाएंगे और इनकी वेरियस टाइप की लिस्ट होती है जिसमें आपको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। ओके, तो फिलीपींस के साथ 3 और कंट्रीज इसमें ज्वाइन हो गई थी। कौन सी हैं? हैती, माल्टा और साउथ सुडान। याद रखिएगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में अभी भी है FATF के। ओके, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने एक और टेस्ट किया था अपनी फतेह-1 गाइडेड मिसाइल का, जो कि मल्टी रॉकेट सिस्टम है, और इसको इन्होंने खुद ही पाकिस्तान में बनाया है। इसके अलावा इन्होंने
शाहीन 3 मिसाइल को भी टेस्ट किया था, जो कि न्यूक्लियर केपेबल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल में आती है। आपको बताना है FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑन पैंडेमिक बिलियनायर्स। तो ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की। तो इनके अकॉर्डिंग 20 लोग एशिया में ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपनी वेल्थ को एक्सिलरेट करते हुए देखा था, मतलब इतनी तेज़ी से उनकी वेल्थ बढ़ गई। और ये स्पेशली उन्होंने कंट्रीज़ का नाम भी लिया था, इंडिया, चाइना, हांगकांग और जापान। तो इन 4 कंट्रीज़ में से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी वेल्थ जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो गई है। एक डेटा और बताती हूँ उनकी रिपोर्ट से। एक्चुअली इनका कहना यह था कि जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें से सिर्फ 1% लोग को लीजिए आप, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनमें से आप 90% को ले लीजिए, तो भी आपको पता चलेगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आता है कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। तो लास्ट ईयर मार्च 2020 में बिलियनर्स थे 803, और प्रेजेंट टाइम में मतलब 2021 की बात करें, नवंबर 2021 की, तो प्रेजेंट में है 1087 बिलियनर्स। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात की थी हाल ही में। क्या है ये इंडेक्स? एक्चुअली ये बहुत सारे पासपोर्ट को सर्वे करता है कि कौन सा ऐसा पासपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन पे आपको जाने के लिए अलाउ कर सकता है, तो वो बेस्ट मान लिया जाता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पासपोर्ट था जापान और सिंगापुर का। मतलब इनके पासपोर्ट अगर आपके पास हैं तो आप बहुत सारे डेस्टिनेशन को विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर वीज़ा, मतलब आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंडिया की रैंक क्या थी? 83rd। तो हमने 7 पॉइंट इंप्रूव किया है लास्ट ईयर से। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने देखा था कि USA ने इंडिया को अपनी किस कैटेगरी में डाल दिया है? कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट चेंज। और इंडिया के साथ इसमें 10 कंट्रीज़ और हैं। कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, हैती, कोलंबिया, म्यांमार, पाकिस्तान, इराक, नॉर्थ कोरिया, होंडुरस, ग्वाटेमाला एंड निकारागुआ। तो इन 10 कंट्रीज़ को अब इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में? तो ये है 71, और इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है 101, ठीक है। तो इंडेक्स और रैंकिंग से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है, थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज़ बिल्ट एन आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री का है? तो चाइना के साइंटिस्ट ने इस आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी को डेवलप किया है हाल ही में। कैसे डेवलप किया है? एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करके वैक्यूम चैम्बर के अंदर कोशिश की है कि जो ग्रेविटी है वो डिसअपियर हो जाए, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है। और चाइना की बात करें, अगर चाइना किस वजह से न्यूज़ में था, तो चाइना ने हाल ही में डेवलप की है दुनिया की पहली ऐसी मशीन जो कि लोगों को आप चार्ज कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो AI प्रोसिक्यूटर चाइना ने डेवलप किया है, ये ऐसा माना गया है कि ये 97% एक्यूरेट है, मतलब इनके जो भी डिसीजन है वो 97% सही निकलेंगे। इसके अलावा ये डिसेंट भी लगा सकती हैं स्टेट के खिलाफ, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर है दुनिया का पहला, किसने डेवलप किया है? चाइना ने। इसके अलावा चाइना का जो शिंजो 13 स्पेसशिप है, इसके 2 क्रू मेंबर्स ने एंटर कर लिया है ओपन स्पेस में फॉर द सेकेंड टाइम। एम क्या है इस वॉक का? एक्चुअली हम बात कर चुके हैं कि चाइना प्लान कर रही है अपना ओन ऑर्बिटल स्टेशन बनाने का, जिसका नाम देगी तियानगोंग। तो उसी के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ये स्पेस वॉक की गई थी। और याद रखिएगा कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी थी जिनका नाम है वैंग यापिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली ऐसी फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जो कि चाइनीज़ ऑर्बिटल स्टेशन पे बोर्ड की हैं। तो ये नाम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिटिश कंसल्टेंसी एक है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि चाइना दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमी बन जाएगी डॉलर टर्म्स में, अगर हम बात करते हैं। कब तक? बाय 2030। साथ ही इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि दुनिया का इकोनॉमिक आउटपुट $100 ट्रिलियन को एक्सीड कर जाएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी साल 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? कब हम ये दिन मनाते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 16 जनवरी
अब सेलिब्रेट किया जाएगा एज नेशनल स्टार्टअप डे। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इस डेकेड को हम नाम देंगे डेकेड ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी डेकेड में 61,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स डेवलप हो चुके हैं और इसके साथ ही हम बन गए हैं दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाली कंट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के जनवरी मंथ से। सबसे पहले 1 जनवरी को हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। देन 6 जनवरी हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। याद रखिएगा, इस दिन की थीम थी इस बार के लिए केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन हॉर्रिफिक सिचुएशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद 9 जनवरी को हम मनाते हैं NRI डे, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। कब? 1915 में। और थीम क्या थी NRI डे की? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद 11 जनवरी को होती है डेथ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्होंने ही एक स्लोगन को बहुत ज़्यादा फेमस किया था जिसका नाम था जय जवान जय किसान। उसके बाद 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे और थीम इस बार की क्या थी? हेल्प्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज यूथ। उसके बाद 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे और थीम क्या थी? सर्विस बिफोर सेल्फ। अब आपको मुझे ये बताना है कि फर्स्ट फीमेल चेयरमैन और MD ONGC की कौन हाल ही में अपॉइंट हुई है। लास्ट क्वेश्चन, as per the India State of Forest Report 2021, the country's forest cover increased to dash of India's geographical area. तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हो गया है? एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज करती है इस रिपोर्ट को और इनके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर गया है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर से। सिंपली कह सकते हैं आप 21.7% बढ़ गया है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड ने सबसे ज़्यादा रोल निभाया है इसको बढ़ाने में और नॉर्थ ईस्ट सेम ही था या फिर आप कह सकते हैं लॉसेस में था, मतलब इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इसको बढ़ाने में। अब एक फेमस इवेंट है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। ये कौन से स्टेट में होता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसको सेलिब्रेट करती है एज अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है जल्लीकट्टू कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? आंसर है तमिलनाडु। इसके अलावा रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल किसने बनाया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। क्यों बनाया है? ताकि जितने भी ग्रीवेंसेस हैं या जितनी भी परेशानियां हैं पेंशन से रिलेटेड एक्स सर्विसमैन की, उनको सुलझाया जा सके। और ये भी कहा है मिनिस्ट्री ने कि 320 करोड़ रुपए इसमें दिया गया है ताकि जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉल्व किया जा सके। मतलब जैसे किसी की पेंशन नहीं आ रही थी बहुत दिन से या कोई प्रॉब्लम थी तो किस वजह से थी, क्यों नहीं पहुंची उन तक पेंशन, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये पैसा इसमें डाला गया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये है 5 क्वेश्चंस जिनका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए और जो जो आते हैं आपको आप लिखिए, जो नहीं आते हैं इट्स ओके। विथ टाइम और रिवीजन एक दिन ऐसा आएगा जब आप 5 आउट ऑफ 5 भी ले आएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर बताइए कमेंट्स में। आपके फीडबैक, आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम पे इसी जगह। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।